नमस्कार, मेरा नाम ममता शर्मा है। आज मैं आपको ल्हासा की ओर पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। ल्हासा की ओर पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम केदार पांडे था। उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन नाम से प्रसिद्ध हुए। वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने संसार के अनेक देशों की यात्रा की। ये जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं वो एक यात्रावृत्त लेखन है और यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अद्वितीय है। उन्होंने घुमक्कड़ी के शास्त्र की रचना की। उन्होंने घुमक्कड़ी के लाभ का विस्तृत उद्देश्य बताया तथा यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। इससे मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा का सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। आइए अब पाठ पर आते हैं। ये जो हमारा पाठ है ल्हासा की ओर, लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। लेखक ने 1929-30 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिकमंगे के छद्मवेश में की। इस पाठ में उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का रोचक वर्णन किया है। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारियां भी मिलती हैं। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरीक कलिंगपोक का रास्ता जब नहीं खुला था। कहने का मतलब है, लेखक जब पहली बार तिब्बत की यात्रा के लिए गया तो वह उस रास्ते से गया जो व्यापारिक रास्ता था तथा सैनिक रास्ता था। इस जगह पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे जिनमें चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही एक परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। लेखक यहाँ बताना चाह रहा है कि तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफ भी हैं। यहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं हैं। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती तथा यहाँ औरतें यात्रियों को या अपरिचित व्यक्तियों को भी चाय बनाकर दे देती हैं। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद भी बनाकर पी सकते हैं। उस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उनसे राहदारी मांगने एक व्यक्ति आया तो उन्होंने दोनों चिटें उस व्यक्ति को दे दी। दोनों चिटें कौन सी? एक चिट उनकी खुद की और दूसरी उनके साथ जो सुमति था, जो मंगोल भिक्षु था, जो लेखक का मित्र था, उन दोनों की चिटें उसे दे दी। थोडला के आखिरी गांव में उसे अपने मित्र सुमति के जान पहचान के लोग मिले। इस कारण लेखक को ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। यहीं पर लेखक ये बताना चाहता है, अपनी दूसरी यात्रा का भी वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि जब 5 वर्ष बाद लेखक उसी जगह तिब्बत की यात्रा के लिए गया और उसी जगह जहाँ पहले सुमति के साथ वो ठहरा था, अच्छे घर में ठहरा था, वहीं जब 5 साल बाद गया और भद्रवेश में गया तब भी उसे ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। लेखक कहना चाहता है कि उस समय हो सकता है कि 5 वर्ष बाद लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव आ गया हो और वहाँ के जो लोग थे शाम के वक्त छड़ पीकर अपने होशोवास में नहीं रहते थे। इस कारण लेखक को एक निर्धन झोंपड़े में रात गुजारनी पड़ी थी। यहीं से लेखक अपनी पहली यात्रा का वृत्तांत दोबारा प्रारंभ करते हैं और वो कहते हैं, अब लेखक को सबसे विकट डांडा थोडला पार करना था। डांडा थोडला वहाँ जगह का नाम है। 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई पर स्थित ये डांडे सबसे खतरनाक जगह हैं। इसके आसपास कोई गांव नहीं है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण
दूर दूर तक हम कोई आदमी को नहीं देख सकते। यहाँ अगर किसी की हत्या भी हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ अगर हत्या हो भी जाती है तो वहाँ कोई गवाह नहीं मिलता। यहाँ यह जो स्थान है डांडा थोरला के जो पहाड़ियों का इलाका है, यहाँ पर डाकू अत्यंत सुरक्षित हैं और यहाँ डाकू रहते हैं। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं अपनी आत्म सुरक्षा के लिए हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो उन्हें अपनी जान का खतरा बना रहता है। लेकिन लेखक बताता है कि उसके और उसके साथी तो भिखमंगे के वेश में थे, तो जान का खतरा होते ही वे भीख मांगने लगते थे। अब लेखक वहाँ के रास्तों के बारे में बताना चाहता है। वो बताता है पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़े ले लिए और उन पर सवार होकर वह चलने लगा। अब वो क्या बताता है कि 17-18 हज़ार फीट ऊंचा था डांडे जो शहर था। यहाँ का वातावरण बड़ा ही मनोरम था। दोनों ओर पहाड़ थे, कुछ पर बर्फ़ थी, कुछ पर बर्फ़ नहीं थी। कहीं हरियाली थी, कहीं हरियाली नहीं थी। और जो सबसे ऊंचा स्थान था वो देव स्थान था। अब कैसे पता चलता है कि वो देव स्थान था? वहाँ पर कपड़े और झंडियों से उस स्थान को सजाया गया था। अब यहाँ पर लेखक जो 2 घोड़े पर अब वहाँ से उतरना था, लौटना था, तो वही घोड़े पर सवार होकर लेखक और उसके मित्र चलने लगते हैं। तो वो क्या लेखक का जो घोड़ा था वो धीमे धीमे चल रहा था। धीमे धीमे चलने के कारण लेखक ने सोचा कहीं ये थक गया है तो उसे मारा नहीं, और एक जगह से 2 रास्ते गुजरते थे और उसने गलत रास्ता चुन लिया, जिससे वह अपने साथियों से पिछड़ गया। काफ़ी दूर लौटने पर फिर वह उसे वापस पुनः सही रास्ता मिला और वह अपने साथियों के पास पहुंचा, जहां उसका जो सुमति जो मित्र था वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। और वह गुस्से में बहुत लाल हो रहा था, बहुत गुस्से में क्रोधित हो रहा था, बहुत तेज। पर जैसे ही लेखक ने सारी बात बताई तो वह शांत हो गया। लंगकौर वह अच्छी जगह रुका। लंगकौर भी वहाँ एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है, शहर का नाम है। तो वहाँ वह रुका। वहाँ उसे खाने के लिए, किसको? लेखक के लिए सत्तू, चाय और रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब ये थुक्पा जो है वहाँ की फेमस डिश है, वो मिली। यहाँ से लेखक क्या बताता है कि लेखक और उसके साथी अब तिंडरी के विशाल मैदान में गए। तिंडरी भी एक जगह का नाम है। इसके चारों ओर पहाड़ थे, जिससे यह मैदान टापू जैसा दिख रहा था। इसी मैदान में तिंडरी समाधि गिरी है। तिंडरी एक शहर है, उसमें एक शहर में एक जगह है जिसका नाम है तिंडरी समाधि गिरी। यहाँ भी सुमति के यजमान थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे, क्योंकि सुमति जो था वह लोगों के पास जाता था, अपने यजमानों के पास जाता था और वह उन्हें कपड़े के गंडे बांटता था। और वह कहता था ये जो गंडा है, ये जो गंडे का जो कपड़ा है, मैं बोध गया से लाया हूँ। और जब कपड़ा समाप्त हो जाता था तो किसी भी दुकान से खरीद कर वह उन्हें पागल बनाता था कि ये जो कपड़ा है बोध गया से आया है। इसलिए जब भी लेखक किसी नए शहर में जाता तो वहाँ सुमति की जान पहचान के लोग मिलते और वह उन्हें गंडे बांटने का कार्य करता था। अब यहाँ भी वह जाना चाहता था कि वह अपने मित्रों से मिल आए, अपने यजमानों से मिल आए। कौन से शहर में? तिंडरी समाधि गिरी में। लेकिन लेखक मना कर देता है, क्योंकि सुमति अगर एक बार चला जाता तो उसे बहुत दिन लग जाते थे लौटने में। इसलिए लेखक ने उसको वहाँ जाने के लिए मना कर दिया। अब वह अपना सामान लेकर दूसरी जगह चलने लगते हैं। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे की ओर मुंह करके चलने से गर्मी लग रही थी। लेखक बता रहा है वहाँ के वातावरण में कि 2 बजे अगर चलना हो तो सूरज की तेज़ धूप जो है चेहरे पर लग रही है और बड़ी तेज़ गर्मी लग रही है और कंधा पीछे से बर्फ़ जैसा हो रहा है। तो वहाँ का वातावरण बड़ा विचित्र था। तिब्बत की ज़मीन जागीरदारों में बटी हुई है। अब वो क्या कह रहे हैं, एक शेखर बिहार नामक शहर है, वहाँ की जो ज़मीन है ज़्यादातर जागीरदारों में बटी हुई है, जिनका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास है। जागीरदार जो होते हैं वो मज़दूरों से बेगार में खेती कराता है
लेखक खेती कराता है। खेती की देखरेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं जो राजा से कम नहीं होते। शेखर बिहार की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहाँ एक सुंदर मंदिर है जिसमें कुंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई हैं। एक एक पोथी का वजन कम से कम 15-15 सेर है। सुमति अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास जाने के लिए फिर लेखक से पूछता है। लेखक इसे इस बार जाने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि इस समय लेखक को उन 103 पोथियों को पढ़ना था जिसके लिए उसे समय की आवश्यकता थी। वह इस बार सुमति को जाने से नहीं रोकता, सुमति को जाने देता है और लेखक उन किताबों में रम जाता है। यही हमारा पाठ जो है समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।